है कि एक रोज़ वो किताब पढ़ रहा था और कैप्रिकॉन भी उसी किताब से ही इस दुनिया में आया था। दरअसल कैप्रिकॉन अपनी दुनिया का एक बहुत बड़ा डाकू और लुटेरा था। इसके साथ ही कैप्रिकॉन के बहुत ज़्यादा आदमी भी उस किताब से बाहर आ गए थे और ये तमाम तर ख़तरनाक जानवर भी उसी दुनिया से ही आए हैं। अब दोस्तों मोटियर इनको बताता है कि इन सब के बदले में इसकी बीवी रीसा उस दुनिया में चली गई थी, यानी कि वो किताब के अंदर चली गई थी। अब ये लोग ये सोचते हैं कि रीसा को किताब के अंदर से कैसे बाहर लाया जाए। इसी दौरान मैगी ये सोचती है कि पता नहीं उसकी माँ अब उस दुनिया में ज़िंदा भी है या नहीं। अब दोस्तों इसी के साथ ही कैप्रिकॉन के आदमी आते हैं और इन तीनों को उठाकर यहाँ से ले जाते हैं। बेसिकली ये लोग इनको कैप्रिकॉन के पास लेकर जाते हैं। कैप्रिकॉन का मकसद अब इनसे सोने के सिक्कों की बरसात करवाना था। कैप्रिकॉन इनसे चाहता था कि तुम किताब पढ़कर सोने के सिक्कों की बरसात करो। इसी के साथ ही हमें ये दिखाते हैं कि कैप्रिकॉन ने ऑलरेडी एक आदमी रखा हुआ था जिसकी सिल्वर टंग थी, लेकिन वो बोलने में थोड़ा सा थतलाता था, जिसकी वजह से ये सही तरह से लोगों को इस दुनिया में नहीं लाता था। यानी कुछ की आवाज़ गायब थी, कुछ की कोई चीज़ और कुछ की कोई। इसी तरह अब वो मोटियर को किताब देते हैं और मोटियर किताब को देकर पढ़ने लगता है। मोटियर जैसे ही इस किताब को पढ़ने लगता है तो अजीब किस्म की आवाज़ और रोशनियां आने लगती हैं। अब जैसा कि कैप्रिकॉन चाहता था वैसा ही ठीक हुआ और यहाँ पर सिक्कों की बरसात होने लगी। यहाँ पर सोने के सिक्के काफ़ी ज़्यादा तादाद में बरसने लगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में ढेर लग गया, जिसको देखकर कैप्रिकॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। इसी के साथ ही यहाँ पर एक सोने से के सिक्कों से भरा बैग और एक आदमी भी गिर पड़ा था। दरअसल इन सोने के सिक्कों के साथ ही ये आदमी भी इस दुनिया में आ गया था और इसके बदले में कैप्रिकॉन का एक आदमी बाकी दूसरी दुनिया में, किताब की दुनिया में वापस चला गया था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि कैप्रिकॉन इंक हार्ट नेम की किताब को जला देता है। बेसिकली ये एक वाहिद तरीका होता है जिससे डस्ट फिंगर वापस अपनी दुनिया में जा सकता था, लेकिन कैप्रिकॉन ये किताब आग में जला देता है। डस्ट फिंगर इस किताब को पकड़ते हुए अपने हाथ को जला लेता है। दरअसल इसके दोनों हाथ काफ़ी ज़्यादा तादाद में जल जाते हैं। दूसरी तरफ कैप्रिकॉन अब अंदर किचन की तरफ जाता है और वहाँ पर एक औरत इसको मिलती है। इस औरत को ये कहता है कि मेरे हाथ जल गए हैं। ये औरत इसके हाथ बर्फ़ के अंदर रखती है और इसको हौसला देती है कि ये ठीक हो जाएंगे। दरअसल उस औरत की आवाज़ गई हुई थी। अब ये औरत एक पेज पर लिखकर डस्ट फिंगर को ये बताती है कि मैं मोटियर की बीवी रीसा हूँ। दोस्तों डस्ट फिंगर इसकी सिर्फ इतनी ही मदद करता है कि वो अपने छोटे चूहे से बोलकर इसकी ज़ंजीरों की चाबी वहाँ से मंगवा लेता है और इसको ये चाबी दे देता है ताकि ये अपने साथ लगे ताले और ज़ंजीरें खोल सके। रीसा की इतनी मदद करके ये वहाँ से आ जाता है। अब बेसिकली ये मोटियर और उसकी बेटी और उसकी खाला के पास जाता है। दरअसल ये इन लोगों को फ़िलहाल ये नहीं बताता कि मैं रीसा से मिलकर आया हूँ और रीसा अभी ज़िंदा है और रीसा दोबारा इस दुनिया में आ चुकी है। अब दरअसल रीसा की ज़ंजीरें खुल चुकी थी, वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। दोस्तों इसी दौरान ही हमें ये दिखाते हैं कि रीसा एक खड्डे में गिर जाती है और यहाँ पर ये बड़ा बुरा फंस जाती है। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि मोटियर और मैगी लोग भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। इनके साथ वो छोटा लड़का भी होता है जो कि सोने के सिक्कों के साथ यहाँ पर नीचे गिरा था। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि डस्ट फिंगर ने रीसा को खड्डे में गिरा हुआ देख लिया था। अब रीसा डस्ट फिंगर से अपनी मदद के लिए अपील करती है, लेकिन डस्ट फिंगर उसकी बात नहीं सुनता और वो उनके साथ गाड़ी में बैठकर दोबारा वापस आ जाता है। जब ये लोग वापस आते हैं तो इनकी मुलाकात इस कहानी के राइटर से होती है। बेसिकली यही इस पूरी कहानी का राइटर था जिसने ये कहानी लिखी हुई थी। दोस्तों ये राइटर यहाँ पर डस्ट फिंगर को देख लेता है और ये सोचता है कि ये तो बिल्कुल मेरी कहानी के लिखे हुए किरदारों जैसा है। और ये राइटर इसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरान कुन हो जाता है और उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हो। दोस्तों मोटियर राइटर से ये पूछता है कि इसकी कहानी का मज़ीद फ्यूचर क्या है। तो राइटर इनको बताता है कि ये अपने साथ मौजूद छोटे जानवर को बचाते हुए मरेगा और इसकी मौत इस तरह वाक़या
क्या होगी। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि ये राइटर को ये सारी कहानी सुना देते हैं। अब ये लोग एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं। दोस्तों राइटर को उसकी लाइब्रेरी में से एक हार्ड बुक की एक कॉपी मिल जाती है और ये कॉपी ये मुटियर और डस्ट फिंगर को दे देता है। अब ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि मैगी को राइटर के पास ही छोड़ेंगे और हम दोनों अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए यहाँ से जाएंगे। लिहाजा मुटियर मैगी को मिलकर यहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद के सीन में हमें ये दिखाते हैं कि मैगी अब राइटर के घर में ही रह रही होती है कि अचानक मैगी राइटर की लाइब्रेरी में जाती है और वहाँ जाकर एक किताब को पढ़ने लग जाती है। अब दरअसल दोस्तों यहाँ पर एक और राज फाश होता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मैगी भी एक सिल्वर टंग थी। जैसे ही मैगी ने कुछ अल्फाज पढ़ना शुरू किए तो किताब के अंदर से एक छोटा जानवर नमूदार हुआ था, जो कि मैगी की सिल्वर टंग की वजह से ही हुआ था। उसके बाद हमें ये दिखाते हैं कि राइटर यहाँ पर लाइब्रेरी में आ जाता है और इसी के साथ ही कैप्रिकॉर्न के आदमी मुटियर को यहाँ से ढूंढने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि अभी उनको मुटियर से बहुत ज़्यादा काम थे। अब ये लोग आकर इसकी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हारा बाप किधर है। इतने में ही राइटर यहाँ पर आ जाता है और राइटर इनको सब कुछ बता देता है कि कैसे इसकी सिल्वर टंग की वजह से ये छोटा जानवर इस दुनिया में नमूदार हुआ था। अब ये इनके लिए गोल्डन चांस था, क्योंकि इसका बाप मुटियर तो इनको मिला नहीं था। अब ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम मैगी को यहाँ से उठाकर ले जाएं। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग ये देखते हैं कि मुटियर और डस्ट फिंगर भी कैप्रिकॉर्न के महल में पहुंच जाते हैं। बेसिकली इनका ये मकसद होता है कि ये चोरी छुपे कैप्रिकॉर्न के महल में जाएंगे और इसकी बीवी रीसा को वहां से आज़ाद करवा कर ले आएंगे। अब जैसे ही ये लोग वहाँ से चोरी छुपे गुजरने लगते हैं तो मुटियर का पाँव छत से फिसल जाता है और कैप्रिकॉर्न के आदमी इन लोगों को यहाँ पर देख लेते हैं। अब दोस्तों किसी तरह चोरी छुपा कर ये लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और वहाँ से भागकर किसी एक कमरे में छुप जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर रीसा के कमरे की साइड पर जाते हैं जहाँ पर इन्होंने रीसा को रखा हुआ था, तो मुटियर वहाँ खिड़की से देख लेता है कि रीसा ने वहाँ पर दीवारों पर काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स और इन लोगों के नाम वगैरह लिखे होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर इसको एक किताब मिलती है जिस पर इसने मुटियर और अपनी बेटी के स्केच वगैरह भी बनाए होते हैं। हम दोस्तों दिखाते हैं कि इन्होंने रीसा को यहाँ पर बांध कर लटकाया हुआ था और अब ये इसकी बेटी मैगी को यहाँ पर लेकर आते हैं। दरअसल इनका मकसद होता है कि मैगी को उसकी माँ को दिखाकर मैगी से उनकी बात मनवाना होती है। दरअसल ये लोग मैगी से चाहते हैं कि वो इनके लिए किताब पढ़े और इनके लिए शैडो को इस दुनिया में लेकर आए। अब दोस्तों मैगी यहाँ पर अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा खुश भी होती है और एक तरफ से परेशान भी होती है। दूसरी तरफ दोस्तों मैगी इनकी बात मानने पर रज़ामंद हो जाती है। अब ये लोग दोबारा यहाँ पर मैगी और राइटर को लाकर जेल में बंद कर देते हैं। इसी तरह दोस्तों ये लोग डस्ट फिंगर को भी पकड़ लेते हैं और इसी को भी जेल में लाकर बंद कर देते हैं। इसी दौरान राइटर कुछ लिख रहा होता है जेल में बैठकर। बेसिकली ये इनको बाद में काम आने वाला है। अब दोस्तों हमें ये दिखाते हैं कि डस्ट फिंगर को जो इंसान यहाँ पर जेल में बंद करने आया था, डस्ट फिंगर उसी को ही दोबारा जेल में बंद कर देता है। अब डस्ट फिंगर इनके पास आता है और इनकी मदद करने की कोशिश करता है। दोस्तों डस्ट फिंगर इनकी जेल का ताला अपने गर्म हाथों की आग से भी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ये ताला नहीं खुलता। आखिरकार डस्ट फिंगर इनको यहाँ से गुड बाय कहकर यहाँ से भाग जाता है। उधर वहाँ दूसरी तरफ ये मैगी को क्वीन के लिबास में तैयार करके बेसिकली वहाँ पर हाल में ले जाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि मैगी ये किताब पढ़े और इसी तरह ये शैडो को इस दुनिया में ले आए। अब मुटियर भी किसी तरीके से यहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि उसकी बेटी मैगी यहाँ पर क्वीन के कपड़ों में सामने किताब रख कर बैठी हुई है। दोस्तों इन्होंने राइटर और इसकी माँ को भी इसी जगह पर पिंजरे में कैद किया होता है। दूसरी तरफ डस्ट फिंगर अपने दोस्त को क्योंकि पहले ही हाथ से आग लगाना सिखा चुका था। अब ये लोग कुछ वहाँ से पेट्रोल वगैरह भी जमा करते हैं और पूरे महल में आग लगा देते हैं।
ये लोग बेसिकली अपने हाथों का इस्तेमाल करके भी पूरे महल में आग लगा देते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि मैगी किताब पढ़ रही होती है और यहाँ पर अजीब अजीब चीज़ें भी रोनमा हो रही होती हैं। बेसिकली यहाँ पर अब शैडो के आने का वक्त हो चुका था। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ एक साथ होगा। सबसे पहले ये लोग महल में आग लगा देंगे और दूसरी तरफ वहाँ पर शैडो भी आ रहा होता है। दोस्तों ये एक बहुत ही खौफनाक मंज़र होता है बेसिकली मैगी के लिए। अब दोस्तों राइटर ने जो पहले से किताब लिखी हुई थी वो एक छोटे जानवर के ज़रिए किसी तरह मैगी तक पहुंचाना चाहता है ताकि मैगी वो पढ़े और ये लोग कहानी को बदल सकें। हम जैसे ही मैगी कहानी को पढ़ना शुरू करती है तो कहानी का रुख बदलना भी शुरू हो जाता है। अब ये लोग किसी तरीके से मैगी से वो पर्चा खींच लेते हैं। अब यहाँ पर राइटर मैगी को ये मशवरा देता है कि तुम अब अगली कहानी खुद लिखोगी। अब बेसिकली मैगी कहानी को अपने हाथ अपने बाजू पर ही लिखना स्टार्ट कर देती है। अब दोस्तों जैसे जैसे मैगी अपनी बाजू पे कहानी को खुद लिखकर पढ़ना स्टार्ट कर देती है तो शैडो आकर वहाँ पर कैप्रिकॉन का खात्मा कर देता है। बेसिकली ये यहाँ पर यही लिखती है कि शैडो कैप्रिकॉन और उसके तमाम साथियों और जितने भी अजीब जानवर थे उनका खात्मा कर दे। तो दोस्तों ऐसा ही होता है, कैप्रिकॉन का खात्मा हो जाता है। उसके बाद इसके तमाम तर साथी भी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके गायब हो जाते हैं, यानी कि ये दोबारा किताब वाली दुनिया में वापस चले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें ये दिखाते हैं कि तमाम तर जानवर जो उस दुनिया से आए हुए थे वो भी वापस चले जाते हैं। और इसके बाद ही हमें ये दिखाते हैं कि मैगी की बाप और माँ भी दोनों आपस में मिल जाते हैं। दरअसल ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का मौका होता है। अब मैगी राइटर, क्योंकि राइटर भी दूसरी दुनिया का ही था, अब मैगी राइटर को भी उसकी अपनी दुनिया में वापस भेज देती है और इसी तरह ये लोग सब आपस में मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दोस्तों दूसरी तरफ हमें ये दिखाते हैं कि डस्ट फिंगर अब यहाँ पर सोच रहा होता है कि इनका अपना काम हो चुका है और अब ये लोग मुझे वापस अपनी दुनिया में नहीं भेजेंगे। दोस्तों डस्ट फिंगर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है और वापस जंगल की तरफ जाने लगता है कि उसको पीछे से मुटियर आवाज़ देता है। बेसिकली मुटियर अब डस्ट फिंगर को उसकी अपनी दुनिया में भेजने ही आया था। दोस्तों मुटियर ने अपने हाथ में इंक हार्ड किताब अब पकड़ी होती है और वो अब इस किताब को पढ़कर डस्ट फिंगर को दोबारा उसकी दुनिया में वापस भेज देता है। दोस्तों ये डस्ट फिंगर के लिए एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात होती है और अब वो अपनी दुनिया में बैठा होता है। अब ये लोग फेरिड से भी पूछते हैं कि क्या तुमने अपनी दुनिया में वापस जाना है, तो फेरिड इनसे कहता है नहीं, मैं इसी दुनिया में ही बहुत खुश हूँ। बेसिकली फेरिड डस्ट फिंगर का जानवर भी अपने पास रख लेता है क्योंकि राइटर ने इसे बताया था कि उसकी मौत इसी जानवर को बचाते हुए होगी। इसी के साथ ही दोस्तों मूवी का अख्ताम होता है और अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।